नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक। शाम 4:30 बजे सचिवालय में होगी बैठक। कैबिनेट बैठक सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में लग सकती है कई अहम मुद्दों पर, कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। समूह ग की भर्ती परीक्षाओं पर सरकार ले सकती है फैसला। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड कैबिनेट की आज अहम बैठक। शाम 4:30 बजे सचिवालय में बैठक होगी और सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। बैठक में लग सकते हैं कई अहम प्रस्ताव पर मुहर। समूह ग की भर्ती परीक्षाओं पर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज शाम को होगी। बैठक में प्रदेश में चल रहे पेपर लीक विवाद के बीच सरकार समूह ग की भर्ती परीक्षाओं को लेकर अहम फैसला ले सकती है। बता दें, शाम को 4:30 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें समूह ग की भर्ती परीक्षाओं का प्रस्ताव भी आ सकता है। और इन सबके अलावा भी भू कानून पर समिति की सिफारिश को कैबिनेट के समक्ष रखा जा सकता है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी लॉजिस्टिक पॉलिसी और उत्पादों के जीआई टैग के लिए बोर्ड के गठन का भी प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रखने की संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, आज कैबिनेट की बैठक होनी है। शाम को 4:30 बजे आज बैठक होगी। उत्तराखंड कैबिनेट की आज अहम बैठक। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली की ग्राम पंचायत गुनियाला पोखरी निवासियों के पैतृक घाट पर नगर पंचायत पोखरी की ओर से कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी किया है। साथ ही सरकार और अन्यों से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 सितंबर की तारीख तय की है। इसको कूड़ा निस्तारण व गड्ढ के लिए इसको सेलेक्ट किया था, जिसके एवज में क्योंकि इससे जो है सॉइल पोल्यूशन होता है और जो है ये आपका एयर पोल्यूशन होता है, तो वहाँ के क्षेत्रीय ग्रामीण आए। उन्होंने कहा भाई जब अगर जो है आपने इसमें कूड़ा खड्ड निस्तारण के लिए जो है आपने इसको गलत ढंग से चिन्हित किया है, अगर इसको चिन्हित करना था तो इसमें जो है पहले स्टेट गवर्नमेंट जो है 5500 पेड़ इसमें जो है पौधारोपण नहीं करती। हाल ही में हाई कोर्ट से आदेश जारी किए गए थे कि जहां पर भी अतिक्रमण हो रहा है उसे हटाया जाए, जिसको लेकर के कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मालिन बस्तियों को उजाड़ने का काम बीजेपी कर रही है। लेकिन बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी हमेशा हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करती है और वो नियमों से बाहर नहीं जाती। जो हाईकोर्ट के आदेश हैं उसमें मालिन बस्ती का कहीं भी जिक्र नहीं है, सिर्फ अतिक्रमण हटाने की बात कही गई है। में है तो न्यायालय का जो निर्णय होता है उसका हम सम्मान करते हैं और पूरी तरह से सम्मान किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अंत्योदय के विकास की बात करती रही है। समाज के अंतिम छोर पर जो भी व्यक्ति खड़ा हो उसके चेहरे पर मुस्कान हो, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत रहा है। उसी के तहत किसी के साथ अन्याय न हो, इस पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। और ये कभी किसी साथ नहीं हो सकती किसी को जो है अतिक्रमण के नाम पर किसी गरीब आदमी को अन्याय होगा, ये कभी नहीं। ये बात तो सही है, मगर ज्यादा ही एक्टिव ना हो जाए ना। रुड़की में पत्रकार वार्ता करते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और बसपा महासचिव चौधरी राजेंद्र सिंह ने बताया है कि एक रिट दाखिल की गई है, जिसमें कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी पर बकाया होने और वसूली की बात कही गई है। जिन्होंने कहा है कि सविता चौधरी की अध्यक्षता वाली कमेटी 2016 में थी और उसके बाद 2019 में हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच पूरी करते हुए किसी प्रकार का बकाया होने से साफ तौर पर इनकार किया था। उन्होंने कहा है कि अगर सविता पर कोई बकाया होता तो सरकार अब तक वसूल कर चुकी होती। ये भी उन्होंने दावा किया है कि बसपा जिला पंचायत में सभी सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेगी। एक तो बहुत लंबे अरसे से मैं आप लोगों से
नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं पीसी की है। दूसरी, आज कुछ समाचार पत्रों में इस तरह के आरोप लगाए गए कि सविता के कार्यकाल का और अन्य 3 लोगों जो कमेटी में थे उनसे पहले उन पर सरकार का बहुत बकाया हाईकोर्ट में रिट दाखिल की है। एक तो इसके संबंध में मुझे कह रहा है मीडिया को भी इस तरह की बात बिना सबूत के नहीं छापनी चाहिए। दूसरी बात, ये मैं कह रहा हूं, ये राजनीतिक द्वेष की खाज है, ना किसी का बकाया है, ना कोई नोटिस आज तक सरकार से इन लोगों को मिला है। ये लोग हाईकोर्ट लो जा रहे, मेरा मानना है ना तो वसूली के लिए जा रहे। उत्तराखंड में बोर्ड की लगभग 1.5 लाख करोड़ की संपत्तियां हैं और कई ऐसी संपत्ति ऐसी हैं जिन पर अवैध कब्जे हैं। इन अवैध कब्जों को लेकर के वक्फ बोर्ड काफी सख्त नजर आ रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया है कि अवैध संपत्तियों पर जल्द ही प्रदेश सरकार कार्रवाई करेगी और अगर किसी व्यक्ति ने बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया है तो उसके खिलाफ भी प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। कह सकता हूं कि 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की हैं और वो गरीब बच्चों का अधिकार है। उसमें बहुत ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे और बहुत ताकत के साथ जितना अवैध अतिक्रमण वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे हुआ है उसे हटाने का काम करेंगे और अब धामी का बुलडोजर आपको उत्तराखंड में भी नजर आने वाला है। क्या अभी भी कहीं ऐसे कब्जे उत्तराखंड में बोर्ड की लगभग 1.5 लाख करोड़ की संपत्तियां हैं और कई ऐसी संपत्ति है जिन पर अवैध कब्जे हैं। इन अवैध कब्जों को लेकर बोर्ड काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया है कि अवैध संपत्तियों पर जल्द ही प्रदेश सरकार कार्रवाई करेगी और अगर किसी व्यक्ति ने भी बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया है तो उसके खिलाफ भी प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में दलित नेता जगदीश चंद्र की हत्या के विरोध में सामूहिक धरना प्रदर्शन और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में कई संगठनों के लोगों ने जगदीश को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान तमाम संगठनों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए जगदीश हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने मामले की चुप्पी पर बीजेपी कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। आज जनता जब सड़कों पर है तो वो इसलिए है कि सरकार पर अब भरोसा नहीं रहा है। जगदीश की जान बचाने में असफल साबित हुए, लेकिन आज तो वो किसी को सुरक्षा देने में भी असफल साबित हुए और बहुत सारे लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है और उन सबको भी उन जातिवादी उन लोगों से खतरा है। जनपद उधम सिंह नगर में प्रशासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिवाला गांव में सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्री में छापा मारकर 1 क्विंटल 25 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन और 2 क्विंटल 25 किलो कच्चा प्लास्टिक दाना बरामद किया है। सूर्य चौकी प्रभारी राजेंद्र प्रसाद ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि एसएसपी के निर्देश पर कबाड़ की दुकानों की चेकिंग का अभियान चलाया गया। इसके तहत कुंडा पुलिस ने बावरखेड़ा रोड पर एक कबाड़ की दुकान को चेक किया। इस दुकान के अंदर एक टिन सेट के बने कमरे में सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को सील कर कार्रवाई शुरू कर दी। इसको हम पूरा सील कर रहे हैं। आपको कैसे जानकारी मिली सर? हमें अभी एसडीएम साहब से जानकारी मिली थी कि वहाँ फैक्ट्री चल रही है प्लास्टिक बनाने की, तो हम आए हैं, इसलिए उन्होंने भेजा। तो हम सीधे कैंप से सीधे ही आए और इसको फिर सील करके जा रहे हैं।
शहर में लगातार बढ़ रहे डेंगू की रोकथाम के लिए मेयर ने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में फॉगिंग और कीटनाशक दवाइयों की छिड़काव करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने मेयर को आश्वासन दिया कि डेंगू को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों से घरों के आसपास पानी एकत्रित न होने देने की भी अपील की। शहर में लगातार बढ़ रहे डेंगू की रोकथाम के लिए मेयर ने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में फॉगिंग और कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने मेयर को आश्वासन दिया है कि डेंगू को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों से घरों के आसपास पानी एकत्रित न होने देने की भी अपील की ताकि डेंगू कम फैले और लोग स्वस्थ रह सके। हम एक जन सेवक भी हैं और हमसे बहुत ज़्यादा रहते हैं ऐसे समय पे जबकि ऐसी बीमारियां बड़े स्तर पे फैल जाती हैं, तो उनको से एक बड़ी आस भरी नज़रों से जनता एक जनप्रतिनिधि के ऊपर या उन लोगों की तरफ देखती है जिनके हाथों में ये व्यवस्था होती है। तो हमारे भी कर्तव्य बनता है कि हम पूरे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जिस प्रकार से कि हमने कोविड काल में ऋषिकेश में परिवहन विभाग की ओर से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एआरटीओ कार्यालय में यूनाइटेड वे एनजीओ के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें किस तरह से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए इसके लिए चर्चा करते हुए कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें पहाड़ों पर ड्राइविंग करने वाले सर्वप्रथम ड्राइवरों को विशेष ट्रेनिंग देने का फैसला शामिल है। कार्यशाला में शामिल पहाड़ों पर ड्राइविंग करने वालों को बताया गया है कि दिन के साथ अब रात में भी लोग पहाड़ों पर ड्राइविंग करते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से लोडर वाहन शामिल हैं। रात को किस तरीके से ड्राइविंग करनी है और किस तरह सड़क दुर्घटना होने पर मदद लेनी है, इसकी जानकारी ड्राइवरों को दी गई। एआरटीओ ने बताया है कि रोड सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके लिए समय समय पर परिवहन विभाग की ओर से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यूनाइटेड वे एनजीओ के सहयोग से रोड सेफ्टी कार्यक्रम का आयोजन चलाया जा रहा है। ऋषिकेश में परिवहन विभाग की ओर से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एआरटीओ कार्यालय में यूनाइटेड वे एनजीओ के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें किस तरीके से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए इसके लिए चर्चा करते हुए कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें पहाड़ों पर ड्राइविंग करने वाले सर्वप्रथम ड्राइवरों को विशेष ट्रेनिंग देने का फैसला शामिल है। कार्यशाला में शामिल पहाड़ों पर ड्राइविंग करने वालों को बताया गया है कि दिन के साथ अब रात में भी लोग पहाड़ों पर ड्राइविंग करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से लोडर वाहन शामिल है। रात को किस तरीके से ड्राइविंग करनी है और किस तरीके से सड़क दुर्घटना होने पर मदद लेनी है, इसकी जानकारी ड्राइवरों को दी गई। रोड सेफ्टी एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके कई प्रमुख घटक हैं। सर्वप्रथम तो हमारा उद्देश्य यह है कि जीवन बचाया जाए, जीवन अनमोल है। उसके कई प्रकार के हमारे इसमें जो वर्कशॉप होगी, कई प्रकार के घटक होंगे। सुरक्षित ड्राइविंग, एक्सीडेंट के केस में आपकी प्रतिक्रियाएं क्या होनी चाहिए, नाइट ड्राइविंग, पहाड़ों में ड्राइविंग, कोहरे में आप कैसे चलाएंगे, आप व्हीकल का मेंटेनेंस कैसे करेंगे, ओवर स्पीड आपका कितना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये समग्र जानकारी है। इसमें जैसा हम जानते हैं कि ऋषिकेश चारधाम यात्रा का मुख्य केंद्र है, जहां से सारे के सारे धामों के लिए यात्री प्रस्थान करते हैं, और पहाड़ों पर जो चालक जाएगा उसको अतिरिक्त जो सावधानियां पहाड़ की ड्राइविंग के हिसाब से बरतनी है, उनकी जानकारी विशेष रूप से दी जाएगी। के रूप में उपस्थित श्री रश्मिकांत मैम,
लालकुआं में घर की छत पर टेंट लगाने के दौरान करंट लगने से 5 से 16 साल तक के 5 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इस हादसे में घायल बच्चों को इलाज के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और विद्युत विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बच्चों को वो रिसेप्शन में टेंट लगाने के टाइम दौरान बच्चों को पोल टच हो गया उसमें, तो उसी से करंट लगा। कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। कितने बच्चों को करंट लगा? लगा तो 5 को है, लेकिन 2 को ज्यादा सीरियस है। बच्चे थे तो वो टेंट मतलब पाइप ऊपर चढ़ा रहे थे, तो उसमें जो 11,000 वाली वोल्ट है उसमें टच हो गया था। तो ये बच्चे जो थे सब एक दूसरा पकड़ने के लिए सबको लगा है। हमारे पास 2 पेशेंट पहुंचे, एक गर्ल्स है एक बॉय है। गर्ल्स की स्थिति तो ठीक है और बॉयज का भी अभी हमने जांच कराया तो उसमें थोड़ा सा पीछे बैक साइड में थोड़ा सा बंद दिख रहा है। अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी हमारे डॉक्टर्स को देख रहे हैं और ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग में नीरगड्डू के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। कार में 6 लोग सवार थे। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू कर 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। ऋषिकेश बद्री मार्ग में नीरगड्डू के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। कार में 6 लोग सवार थे। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसा की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू करके 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। एटीएम क्लोनिंग कर बैंक खातों में सेंध लगाकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले शातिर इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। इस मामले में आरोपी का एक साथी फरार बताया जा रहा है। पुलिस टीम ने इस मामले के मुख्य आरोपी नवनीत शुक्ला को यूपी के गोंडा जिले से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी पर धोखाधड़ी करके 2 लोगों के बैंक खाते से करीब 5 लाख रुपए निकालने का आरोप है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एटीएम क्लोनिंग कर बैंक खातों में सेंध लगाकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले शातिर इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आरोपी का एक साथी फरार बताया जा रहा है। पुलिस टीम ने इस मामले के मुख्य आरोपी नवनीत शुक्ला को यूपी के गोंडा जिले से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी पर धोखाधड़ी करके 2 लोगों के बैंक खातों से करीब 5 लाख रुपए निकालने का आरोप है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा अल्मोड़ा में दर्ज किया गया था। और इसके अलावा 2015 में इसके खिलाफ गोंडा जिले में ही मुकदमे दर्ज हैं 420 और आईटी एक्ट के। तो ये हमारे यहाँ ये फरार चल रहा था, तो इस पे 20,000 का इनाम था। तो हमारी एसओजी की टीम और जो हमारे लोकल थाना की टीम है, इन लोगों ने इसको कल गिरफ्तार किया। गोंडा से गिरफ्तार किया हुआ है। कालाडूंगी और कोटाबाग क्षेत्र में पिछले कई महीनों से हाथियों के एक झुंड ने डेरा जमाया हुआ है, जो कि आसपास के गांव में घूम घूम कर खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही रोड पर भी टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग ने क्षेत्रवासियों से होशियारी और सतर्कता बनाए रखने की अपील की है। कालाडूंगी और कोटाबाग क्षेत्र में पिछले कई महीनों से हाथियों के एक झुंड ने डेरा जमाया हुआ है, जो कि आसपास के गांव में घूम घूम कर खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही रोड पर भी टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कैसे आम पशुओं की तरह हाथी भी रोड पर टहलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि फसलों को बर्बाद कर दे रहे हैं। ये हाथी का जो झुंड है काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो रहा है किसानों के लिए। हालांकि वन विभाग ने क्षेत्रवासियों से होशियारी और सतर्कता बनाए रखने की अपील की है।
2 महिलाएं और एक पुरुष रहे थे जब ये 10-12 हाथियों को पूरा झुंड आ रहा था और इसमें पूरे चारों तरफ से मकान को पूरे नीचे हाथियों की इसमें खोज देख दीजिए कि हाथी कितने पास आ रखा है। तो मैं यहाँ पर जंगलात विभाग से ये कहना चाहता हूँ, फसल के लिए तो जब भी कार्रवाई करे, लेकिन जब तक कि लोगों के लिए कुछ यहाँ पर कार्रवाई की जाए, मतलब कोई सुविधा की जाए, कोई तार बाड़ की जाए या ये सौर ऊर्जा की तरफ से या दीवार को इस तरफ से, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि थोड़ी अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई कर रहे हैं करके। कलाडोंगी रेंज के अंतर्गत अधिकांश मार्ग वन क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, जिसके दोनों तरफ घने जंगल हैं, जिस कारण वर्षा काल में हाथी अक्सर रोड में आ जाते हैं और सूचना प्राप्त होने पर वनकर्मी मौके पर पहुंचकर रास्ता खुलवाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति आने पर हाथियों से उचित दूरी बनाए रखें और हाथियों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करें। गया सितारगंज में जहरीले सांप के काटने से 45 साल के व्यक्ति सुकुमार की मौत हो गई है। सुकुमार के भाई ने बताया कि 6 सितंबर को वो सब दिनेशपुर गए हुए थे। वापस आने के बाद भाई ने बताया कि उसे बुखार लगा और इसके बाद हालत गंभीर पर उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि इसे जहरीले सांप ने काटा है और वहीं इलाज के दौरान युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को भी दी गई, जिस पर उन्होंने सुकुमार की फोटो ली और डॉक्टरों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया। हम दिनेशपुर गए थे। दिनेशपुर से आके देखा कि मेरे भाई का हालत थोड़ा सा गंभीर था, तो हमने सोचा क्या हुआ, बताया कि बुखार आया। फिर हमने बोला कि बुखार में तो ऐसा नहीं होता है। फिर जब उसको पता चला तो आंगन साफ कर रहा था, लकड़ी लाने गए थे, दोनों काम किया वो। तो कहाँ से क्या हुआ, लकड़ी लाते समय उनको सांप ने काटा। समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड और एक कदम आगे बढ़ गया है। समान नागरिक संहिता को लेकर देहरादून में वेबसाइट लॉन्च की गई है। समान नागरिक संहिता परीक्षण के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई ने वेबसाइट लॉन्च की है। इस दौरान कमेटी सदस्य उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गैर, दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल वहां पर मौजूद रहे। समान नागरिक संहिता को लेकर वेबसाइट राजभवन में लॉन्च की गई। वेबसाइट के जरिए लोग कमेटी को अपने सुझाव दे सकते हैं। लोगों से राय लेकर मसौदे को भी वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जा सकता है। वहीं समान नागरिक संहिता परीक्षण के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की आज बैठक होगी। इससे पहले समिति की दिल्ली में कई बैठकें भी आयोजित हो चुकी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जयराम आश्रम पहुंचकर जयराम आश्रम के पूर्व अध्यक्ष ब्रह्मलीन संत देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री ज्वालापुर के पांडेवाला स्थित गुघाल मंदिर पहुंचे, जहां पर चल रहे वार्षिक मेले में प्रतिभाग किया। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों की संस्था घड़ा पंचायत ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में कई संस्थान स्थापित किए हैं। हम भी उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देवेंद्र स्वरूप पूज्य संत और आश्रम के पूरे जिन्होंने इसकी नींव रखी और शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों प्रदेशों में, देश के अंदर अनेक शाखाओं को उन्होंने खोलने का काम किया। वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और जहां 46 से भी ज़्यादा सामाजिक और धार्मिक संस्थान उन्होंने खड़े किए, संस्थाएं खड़ी करी और आज भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम यहाँ हो रहे। आज उनके इस श्रद्धांजलि दिवस पर हम लोगों ने यह भी संकल्प लिया है कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग एक हब के रूप में आगे जाने जाए। आज मेरे गुरु जी की
18वीं पुण्यतिथि है। पूज्य गुरुदेव श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी ने अपने समय काल में 60 साल ऋषिकेश और हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, दिल्ली विभिन्न संस्थाओं में रहकर के समाज की सेवा की। उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, गौशाला, संस्कृत भाषा, संस्कृति के संस्कार के लिए उन्होंने 70 साल गद्दी पर रहकर के समाज की सेवा की। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे हर खबर। नमस्कार।